Now it's time to study the high yield points of mitral stenosis. Although we have discussed much about mitral stenosis, but now we'll go into a little specific details and also we'll differential diagnose this condition with other ones. So without wasting time, let's just dive into the topic. So if I talk about the murmur, so as we have discussed also earlier, so this murmur will be mid-diastolic murmur, and characteristic of this murmur is that it is low pitched. यहीं पे अगर हम इसको ग्राहम स्टील मर्मर के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट इज़ अ हाई पिच्ड ब्लोइंग मर्मर, बट दिस मर्मर इज लो पिच्ड, रफ, रम्बलिंग, एंड ये आपको कैसे आपको अच्छे से सुनाई देगा, डायफ्राम से या बेल से. सो इट विल बी बेस्ट हर्ड विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप. एंड विच पोजिशन? इन द लेफ्ट लेटरल पोजिशन. कहाँ सुनाई देगा सबसे अच्छा? इट विल बी हर्ड एट एपेक्स, और इसका कोई भी रेडिएशन नहीं होगा. अगर मेरी पिछले टॉपिक एओर्टिक स्टेनोसिस की किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन सी देयर. वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि वहाँ जो मरमर मिल रहा था वो रेडिएट कर रहा था और उसकी वजह से आपको मिल रहा था कैरोटिड थ्रिल्स. बट ये जो मरमर है, देयर विल बी नो रेडिएशन इन दिस केस, और ये बेस्ट हर्ड होगा इन एक्सपिरेशन. और यहाँ पे आपको प्रीसिस्टोलिक एसेंटुएशन मिलता है विद ओपनिंग स्नैप. So now we are going to differential diagnose this murmur, mid-diastolic murmur, with other kinds of murmur. First is Carey-Coombs murmur. Carey-Coombs murmur हमने कहाँ पढ़ा था? In rheumatic heart disease. तो वहाँ पे आपको soft first heart sound मिलती है, कार्डियोमेगाली मिलती है, पर आपको कोई थ्रिल और कोई भी ओपनिंग स्नैप नहीं मिलता है. तो आपने बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर लिया कि हमने जो अभी मरमर पढ़ा उसमें ओपनिंग स्नैप है, बट यहाँ पे ओपनिंग स्नैप नहीं मिलता है. अगर हम ऑस्टिन फ्लिंट मरमर से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वहाँ पे सॉफ्ट S1, कोई भी ओपनिंग स्नैप नहीं मिलेगा, कोई थ्रिल नहीं मिलेगा, और S3 साउंड प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, और कोई भी प्रीसिस्टोलिक एसेंटुएशन आपको नहीं मिलेगा. इफ़ वी डिफरेंशियल डायग्नोस विद ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस तो वो रेस्पायरेशन के साथ, मतलब इंस्पिरेशन के साथ वो इंक्रीज करता है और आपको लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है. तो इस तरीके से हम इस मिड डायस्टोलिक मरमर को बाकी कंडीशन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं. अब हम अगर बात करते हैं एसोसिएटेड मरमर्स की, तो पहले भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमें इसमें पैनसिस्टोलिक मरमर ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का मिल सकता है, और ये सबसे अच्छा सुनाई देगा आपको लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे. इसके अलावा ग्राहम स्टील मरमर रेयरली ऐसा होता है, लेकिन कि अगर बाई चांस आपको माइट्रल स्टेनोसिस पल्मोनरी रीगर्जिटेशन के साथ एसोसिएटेड है तो आपको ग्राहम स्टील मरमर भी मिलेगा, और ये ग्राहम स्टील मरमर हाई पिच्ड होता है. और अभी जो हमने मिड डायस्टोलिक मरमर पढ़ा वो लो पिच्ड है. हाई पिच्ड ब्लोइंग डायस्टोलिक डीक्रिसेंडो मरमर होता है, एंड लाउड पैल्पेबल P2 भी मिलेगा आपको इस कंडीशन में. ठीक है. So this was all about the murmur. So murmur part is very important for MCQ per se, and अगर अभी आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लिया तो MCQ सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको जल्दी से याद भी रहेगा. वरना किस में सिस्टोलिक है, किस में मिड डायस्टोलिक है, किस में पैनसिस्टोलिक है, अर्ली सिस्टोलिक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है. तो जो भी डिजीज़ पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि अगर अभी ये पढ़ रहे हो तो आप बाकी के साथ वॉल्वुलर डिजीज़ के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बाकी डिजीज़ के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. और अगर आप कोई भी डिजीज़ पढ़ रहे हो तो उसी टाइम पे उसके साथ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. सो इट विल बी वेरी इजी टू लर्न द मरमर्स. अब ये जो मरमर होता है इसका ड्यूरेशन सिवियरिटी के साथ इंक्रीज करता है. और आपको एक और बात बता दूं, जितना ज़्यादा सीवियर आपका माइट्रल स्टेनोसिस होगा उतना ही शॉर्ट आपका
S2 यानी सेकेंड हार्ट साउंड और ओपनिंग स्नैप का इंटरवल जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा सीवियर आपका माइट्रल स्टेनोसिस होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि जैसे जैसे आपका वॉल्व का इमोबाइल हो जाता है ना, तो आपको सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड मिलती है और ओपनिंग स्नैप तो डिसअपियर हो जाती है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो सेकेंड हार्ट साउंड का जो P2 कॉम्पोनेंट है वो इंक्रीज कर जाता है और मिड डायस्टोलिक मर्मर आपका डिसअपियर होने लग जाता है और थोड़ा स्लो हो जाता है, उतना सुनाई नहीं देता है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करती हूँ माइट्रल वॉल्व की, तो माइट्रल वॉल्व के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। इसके 2 लीफलेट्स होते हैं, एक एंटीरियर लीफलेट, एक पोस्टीरियर लीफलेट। एंटीरियर लीफलेट जो होता है वो बहुत थिक होता है एज कम्पेयर टू द पोस्टीरियर लीफलेट जो थिन होता है। एंटीरियर लीफलेट लार्ज भी होता है, पोस्टीरियर लीफलेट इतना लार्ज नहीं होता, वो स्मॉल होता है। 2 कॉमिश्वर्स होते हैं, जैसे कि आपका एंटीरोमीडियल कॉमिश्वर हो गया, पोस्टीरोलेटरल कॉमिश्वर हो गया, और एक एन्यूलस होता है। ठीक है, जो एन्यूलस होता है वो एलिप्सॉइड शेप का होता है। कॉर्डा टेंडनी होते हैं, 25 प्राइमरी कॉर्डे होते हैं और 2 पैपिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, ये एन्यूलस जो होता है वो लीफलेट्स को एंकर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि यही जो माइट्रल वॉल्व की एनाटमी है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाती है जब रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में होता क्या है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था जो मैंने पैथोलॉजी बताई थी कि वॉल्व में थिकनिंग आ जाती है। जब वॉल्व थिक हो जाएंगी और वॉल्व में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, कॉर्डे टेंडनी और कॉमिश्वर्स का फ्यूजन हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी, तो फिश माउथ अपीयरेंस आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट कि आपको फिश माउथ अपीयरेंस मिलेगा वॉल्व का। और जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना वॉल्व में, तो वॉल्व पूरी तरीके से इमोबिलाइज हो जाती है और फिर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। और थ्रोम्बोसिस का सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट है वो है लेफ्ट एट्रियम अपेंडेज। अब हम पढ़ेंगे कि माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस किसको बोलते हैं। माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस मतलब, देखो यहाँ 50/1 रूल होता है। देखो कैसे, माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस में जो वॉल्व सरफेस एरिया होता है वो मोर देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा और जो सिस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर रहता है वो लेस देन 30 mmHg रहेगा। जब मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस हम कब बोलेंगे, जब आपका वॉल्व सरफेस एरिया जो है वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा और सिस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो होगा वो 30 to 50 mmHg होगा। अगर हम सीवियर की बात करते हैं तो जो सिस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है वो मोर देन 50 mmHg होगा और वॉल्व सरफेस एरिया लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस के लिए 50/1 रूल होता है, यानी मोर देन 50 सिस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्व सरफेस एरिया रहेगा। अब हम बात करते हैं माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस। तो क्या होता है ना, जब बंदा रेस्ट पे होगा, एक पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस, माइल्ड किस बेसिस पे बोला, क्योंकि उसका वॉल सरफेस एरिया इज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सिस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज लेस देन 30 mmHg। तो ये माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट अगर ये रेस्ट पर है तो इसका जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है वो भी नॉर्मल है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग भी पूरी तरीके से हो रही है, तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट एक्सर्शन करता है उसका हार्ट रेट बढ़ता है, उसका डायस्टोलिक टाइम कम होता है, तो उसका जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बैकवर्ड ट्रांसमिट होगा जिसकी वजह से डिज्निया मिलेगा एक्सर्शन पे। लेकिन अब हम बात करते हैं मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस की। तो क्या होता है, रेस्ट के टाइम पे जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग है वो सही से नहीं हो पाती,
देखो यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट करो। माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस में रेस्ट के टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग सही से हो रही थी, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर भी सही था, लेकिन मॉडरेट में रेस्ट के टाइम पर ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग सही से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग नहीं हो पाएगी तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ेगा। जब आपका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी और आपको फीचर्स अब मिलने लग जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के, जैसे लाउड P2, पैल्पेबल P2, पेरास्टर्नल हीव। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से पता है आगे जाके क्या हो जाता है, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। अब हम यहीं पे बात करते हैं, अगर सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है तो आपका एक तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर भी ज़्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी ज़्यादा, और ये इतने ज़्यादा हैं कि अब इनसे कार्डियक आउटपुट मेंटेन ही नहीं हो पा रहा। जब इनसे कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो रहा है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है, और मैंने बताया था जब बैकवर्ड ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसकी वजह से अब आपको ऑर्थोपीनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज्निया, हेमोप्टाइसिस, जो मतलब आपको पिंक फ्रॉदी स्पूटम मिलता है, रेकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस जो आपको मिलते हैं, ये सब आपको मिलेगा। एक बार इंसान अगर सिम्टोमेटिक हो जाता है, अगर उसको प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं मिलता तो डेथ होने के चांसेस 2 to 5 ईयर्स में पक्का होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, मैंने बताया था ब्रोंको निमोनिया, ये सारे चांसेस तो होंगे क्योंकि इन्फेक्शंस रिकरेंट होने के चांसेस होते हैं, प्लस हेमोप्टाइसिस होगा क्योंकि ब्रोंको पल्मोनरी वेनस कनेक्शन जो उनका रप्चर होगा, प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन होगा और इट कैन लीड टू एम्बोलिक स्ट्रोक। मैंने आपको ये बताया था ना कि ब्लूइश सा फेस होता है सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है जिसकी वजह से एकदम पिंक पर्पलिश सा फेस हो जाता है पेशेंट का। हम बात करते हैं पल्स की और ब्लड प्रेशर की, तो पल्स और ब्लड प्रेशर पेशेंट पे नॉर्मल होता है। और अगर हम जेबीपी की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि जुगुलर वेनस प्रेशर में प्रोमिनेंट ए वेव्स मिलेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के से। एक और पॉइंट मुझे बताना था कि पल्स में एट्रियल फिब्रिलेशन को अगर आप छोड़ दो तो वैसे पल्स आपको पेशेंट्स में नॉर्मल मिलती है, क्योंकि जो एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट होते हैं ना उनमें इरेगुलर पल्स मिलती है आपको। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलेगा, लेकिन अगर सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है तो आपको पल्स प्रेशर नैरो मिल सकता है। एक और चीज़ देखो, अगर आपका पल्मोनरी सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है बहुत ज़्यादा है, प्लस आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होने के चांसेस होंगे, तो आपको जेवीपी में प्रोमिनेंट वी वेव्स मिलेंगे। इंस्पेक्शन करने पे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको पिंक पर्पलिश फेस तो मिलेगा ही, प्लस आपको पैरास्टर्नल हीव भी मिलता है पैल्पेशन पे। और ये पैरास्टर्नल लीव क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से पैल्पेशन पे आपको पैल्पेबल P2 और टैपिंग एपेक्स भी मिलेगा। हम बात करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड की, तो फर्स्ट हार्ट साउंड बहुत लाउड सुनाई देती है, सेकंड हार्ट साउंड लाउड होता है उसका P2 कॉम्पोनेंट, और थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड आपको माइट्रल स्टेनोसिस में नहीं सुनाई देते। जो एडेड साउंड होता है दैट इज ओपनिंग स्नैप। अगर हम बात करते हैं कि हम इस केस में जब एक्सरे करवाते हैं तो आपका लेफ्ट एट्रियम तो आपको इनलार्ज मिलेगा ही, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर की आपको स्ट्रेटनिंग मिलती है, आपको डबल डेंसिटी साइन ड्यू मिलेगा क्योंकि आपका लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का अब ओवरलैपिंग होती है, और लेफ्ट मेन ब्रोंकस आपका लिफ्ट अप हो जाता है, उसको बोलते हैं जो आपका कैरिना है, हमने पढ़ा था एनाटमी में, कैरिना बिटवीन टू ब्रोंकस, वो जो एंगल है उसकी स्प्लेइंग हो जाती है, देयर विल बी स्प्लेइंग ऑफ कैरिना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पेशेंट की इकोकार्डियोग्राफी में आपको कैल्सिफिकेशंस, एसोसिएटेड माइट्रल रिगर्जिटेशंस या क्लॉट्स मिलने लग जाते हैं तब आप करवाते हो माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी और ट्रांस ईसोफेगियल इकोकार्डियोग्राफी, तो क्या होता है टीई तब आप कराते हो जब आपका लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज वो थ्रोम्बस हुआ, तो वहाँ पे आप ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी कराते हो, अदरवाइज टीटीई इज द बेस्ट।
अब अगर हम बोले परक्यूटेनियस माइट्रल बलून वेल्वोटॉमी की, तो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में कराते हैं, और या फिर वो पेशेंट जो सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस से सफ़र कर रहे हैं, हालांकि वो एसिम्टोमेटिक हो बट उनमें सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस हो, तो हम तब भी माइट्रल स्टेनोसिस, उस केस में भी हम माइट्रल वेल्वोटॉमी, बलून माइट्रल वेल्वोटॉमी करवाते हैं। और मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होगा ना, तो आपको वारफेरिन देना ही है। कोई भी ओरल एंटीकोआगुलेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। सो ये पूरा माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के ऊपर था। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वायरीज हो, यू कैन कमेंट डाउन, वी विल क्लियर इट आउट। प्लस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड ऑन द इंस्टाग्राम। एंड I hope now you have understood mitral stenosis in much more details. I'll be back again with a new video very soon. बट तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान्स अकेडमी, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलो। देख लेते हो आप वीडियोस को और आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, प्लीज़ डू सपोर्ट अस। एंड जो भी आपकी क्वायरीज हो, do tell us in comment section. Also, if you want to study a new topic, please write down in comment section, feel free to write it, and I'll assure कि मैं वो topic cover करूँ very soon. So thank you for watching the video. Okay, bye bye.